जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा आप लोगों की बहुत करीब में आ गई है। दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। लगभग 3.5 महीने आपके पास और समय बचे हुए हैं। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी और 95 प्लस मार्क्स पाने के लिए अब इस समय आप लोगों के पास मॉडल पेपर सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के समझ चलाया हूँ क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर 6वां नंबर। इससे पहले आप लोगों को 5 मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का मॉडल पेपर सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन तरीका है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। पार्ट ये आप लोग जानते हैं 20 मार्क्स होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यानी 1 से 3 तक के लिए आपको एक निर्देश दे रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। अब क्या कह रहा है इसमें बच्चों? एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। बिकॉज क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड। उसके बेटे सदैव लड़ते रहते थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। वन डे, एक दिन। ही कॉल्ड देम टू हिम। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टूगेदर। और उन्हें एक बोझ, मतलब लकड़ियों की एक बोझ बंधा हुआ उन्हें दिखाया। ही आज, उसने कहा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम। उसने पूछा कि क्या उनमें से कोई उन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड। पहले एक ने फिर दूसरे ने प्रयास किया। बट दे ऑल फेल्ड। लेकिन वह सभी असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल। फिर उसने बंडल को खोल दिया, उस बोझ को खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली। और फिर उन्हें प्रत्येक छड़ी को अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। दिस, इसे दे डिड इजली, उन्होंने आसानी से किया। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस। और सभी लाठियां, सभी छड़ियां तुरंत या जल्द ही टुकड़ों में तोड़ दी गईं। 10, इस प्रकार से ही टाट देम, उसने उन्हें सिखाया। दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, कि एकता में वह मजबूत होंगे। बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन अनेकता में अर्थात भिन्नता में वह हमेशा कमज़ोर होंगे। अब देखते हैं बच्चों, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। बिकॉज, क्योंकि। हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल। उसके लड़के झगड़ा नहीं करते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड विद देयर फ्रेंड्स। उसके बेटे अपने मित्रों के साथ झगड़ा करते थे। या फिर हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विद हिम। उसके बेटे कभी कभी उसके साथ लड़ते थे। या फिर हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। उसके लड़के सदैव एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो बच्चों, इसका चौथा ऑप्शन है, अक्सर उसके बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, इसीलिए वह बूढ़ा व्यक्ति दुखी रहता था। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। इट मीन्स, इसका मतलब है
ही वाज, कि वह क्या था। अब देखिए डिस्ट्रेस का सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, हैप्पी होता है या सैड होता है या एंग्री होता है या मैड होता है। तो मैड मतलब होता है पागल, एंग्री का मतलब होता है नाराज या क्रोधित, और बात करें हैप्पी तो इसका मतलब होता है खुश। अब एक बचा सैड, सैड का मतलब होता है दुखी और यही इसका सिनोनिम्स है, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। पैसेज में कमजोर यानी वीक शब्द का अपोजिट कौन सा शब्द है। डिस्ट्रेस्ड है या डिसयूनाइटेड है या स्ट्रांग है या क्वेरल्ड है। डिस्ट्रेस मतलब होता है दुखी, डिसयूनाइटेड मतलब होता है भिन्नता या अलगाव, और अगर हम लोग बात करें क्वेरल्ड तो इसका मतलब होता है झगड़ालू। लेकिन स्ट्रांग का मतलब क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रांग का मतलब होता है शक्तिशाली। इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 से 8 के लिए और देखते हैं। एक निर्देश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ग्रामर वाला सेक्शन है, कह रहा है आई एम प्राउड डॉट डॉट माई स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होगा, विथ होगा या फिर टू होगा या फिर ऑफ होगा या फिर फ्रॉम होगा। तो बच्चों क्या होगा इसमें, तो प्राउड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, मुझे अपने छात्रों पर गर्व है या मुझे अपने छात्रों का गर्व है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी नीचे दिए गए शब्द समूह को एक व्यवस्थित करके पुनः अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। शब्द समूह देख लेते हैं। शब्द समूह आप लोगों का थोड़ा सा और ऊपर ले चलो, हाँ बस अतनी पे। अब देखते हैं क्या है बच्चों, चिल्ड्रेन, फिर सम है, टू शेयर है, डियर है, लव है और टॉयज है। तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा, देखिए चिल्ड्रन भी सब्जेक्ट के रूप में बन सकता है और टॉयज भी। तो देखते हैं, चिल्ड्रन लव सम टॉयज देयर टू शेयर, या फिर देयर टॉयज टू शेयर लव सम चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन सम लव देयर टू शेयर टॉयज, या फिर सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज। क्या होगा बच्चों, तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन है यानी सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, कुछ बच्चे अपने खिलौनों को शेयर करने से प्रेम करते हैं, बांटने से प्रेम करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, यानी ज्यों ही वह कॉलेज पहुंचा, डॉट डॉट है, द बेल रैंग मतलब घंटी बजी। अब इसमें आप लोगों का कौन सा भरा जाएगा, बट भरा जाएगा या इफ भरा जाएगा या देन भरा जाएगा या दैन भरा जाएगा। तो बच्चों नो सूनर वाले वाक्यों में दैन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, दैन का। तो नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज दैन द बेल रैंग, डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत स्पेलिंग वाला है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत स्पेलिंग वाला है। मिलिट्री है या सेंचुरी है या टेम्परेरी है या फिर ऑर्डिनरी है। कौन सा है बच्चों, तो देखिए मिलिट्री बिल्कुल सही है, सेंचुरी भी सही है और ऑर्डिनरी भी सही। ये लिखा जाता है टेम्पोरेरी, पी के बाद ओ होना चाहिए, तो यही आपका मिस स्पेल्ट है, इसीलिए टेम्परेरी ही गलत है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वन हु कैन नॉट स्पीक, कोई एक जो बोल नहीं सकता है, इज, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहते हैं? डम्ब कहते हैं, या ब्लाइंड कहते हैं, या डेफ कहते हैं, या लेम कहते हैं। तो लेम का मतलब बच्चों लंगड़ा होता है। क्या होता है? लंगड़ा। डेफ का मतलब बहरा, डेफ का मतलब बहरा, और ब्लाइंड का मतलब अंधा, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। और डम्ब का मतलब होता है गूंगा। अब जो नहीं बोल पाता है उसे क्या कहते हैं? गूंगा कहते हैं। तो ए वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए एक फिर से निर्देश है और कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। और प्रश्नों का जवाब देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दैट फेलो, उससे संबंधित। अब देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। ओवर मेनी डेज मतलब कई दिनों तक, एंड मंथ्स और महीनों तक, कई दिनों और महीनों तक वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्जेशन। वल्ली ने बातचीत को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। किसके बातचीत को? बिटवीन हर नाइबोर्स एंड पीपुल, मतलब पड़ोसियों और अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच की बातचीत को। हु रेगुलरली यूज्ड द बस, जो नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उसने भी कुछ विभिन्न प्रश्नों को पूछा। हियर एंड देयर, इधर उधर के। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, इस प्रकार से उसने वेरियस मतलब होता है विभिन्न, स्मॉल डिटेल्स मतलब छोटे छोटे विवरण को प्राप्त कर लिया। अबाउट द बस जर्नी, बस यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, शहर उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसा था। व्हिच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ भी नहीं था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति को कहते हुए सुना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन करते हुए आप इस वाक्य को पूरा कीजिए। क्या है वाक्य? द टाउन वाज मतलब कस्बा था, शहर था, डॉट डॉट फ्रॉम वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव से कितना दूर था भैया? 8 मील्स था, या 6 मील्स था, या 5 मील्स, या 10 मील्स। तो शहर की दूरी उसके गांव से कितनी थी? तो 6 मील की दूरी थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, बस का किराया एक तरफ से कितना था? बस का किराया एक तरफ से कितना था? 30 पैसे, या 40 पैसे, या फिर 20 पैसे, या फिर 50 पैसे। कितना था बच्चों? तो बस का एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसे था, एक तरफ का 30 पैसे। ए वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए इन क्लब में। एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नेल्सन मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति, काले राष्ट्रपति बने। कब चुनाव हुआ था बच्चों दक्षिण अफ्रीका में? 1990 में, या 1984 में, या 1950 में, या फिर 1994 में? तो कब हुआ था? तो चुनाव हुआ था 1994 में। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वल्ली वाजी, वल्ली थी ईयर ओल्ड गर्ल, कितने साल की थी वल्ली? 7 ईयर, या फिर 10 ईयर, या फिर 12 ईयर, या फिर 8 ईयर।
तो वल्ली कितने वर्ष की थी बच्चों? वल्ली 8 वर्ष की थी। डी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड डॉट डॉट सन। कविता एक माता बतख और हंस के बारे में। तो हंस कौन था? ए सिस्टर था, या ए ब्रदर था, या ए फादर, या फिर ए फ्रेंड? तो क्या होगा बच्चों? ए फादर स्वान, मतलब हंस पिता था और एक माता बतख थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उससे एनी फ्रैंक वाले पार्ट से है। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जिससे मैंने परीक्षित किया है, जांच किया है, इच्छा का है वो। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है, मैं उनके साथ में हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कि मतलब संसार का अंत होगा, किसमें होगा? सी में, या फिर स्मोक, या फायर, या स्टोन्स। तो किस में होगा बच्चों? फायर में होगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड दियर हियर। यहाँ पर आप होल्ड शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? कंफर्ट होगा, या डिज़ायर होगा, या लाफ होगा, या सपोर्ट होगा? तो यहाँ पर बच्चों होल्ड का देखिए, कंफर्ट मतलब आराम, डिज़ायर माने इच्छा, लाफ माने हंसना, और सपोर्ट का मतलब मदद हो जाएगा या पक्ष हो जाएगा। इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और क्या है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है व्हेन द थीफ एवॉक, जब चोर जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल ने उसे छोड़ दिया था। या अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया था। या अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना लिया था। या अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। तो बच्चों क्या हुआ था? जब अगली सुबह चोर जागा था तो उसने देखा था कि अनिल चाय बना चुका था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट्स, रिचर्ड एब्राइट ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वह चाहता था, क्या चाहता था? टू सेव अदर्स लाइफ, मतलब दूसरों का जीवन बचाना। या टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना। या फिर टू प्रूव द रिएक्शन, मतलब उस अभिक्रिया का परीक्षण करना। या टू टेस्ट हिज थ्योरी, मतलब अपने सिद्धांत का परीक्षण करना। तो बच्चों वह अपने सिद्धांत का जांच करना चाहता था, इसलिए उसने प्रयोग शुरू किया था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता रामलाल के पास था, क्या था? 4 सन्स एंड 3 डाटर्स, मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियां। 2 सन्स एंड 5 डाटर्स, 2 लड़के और 5 लड़कियां। या फिर 5 सन्स एंड 2 डाटर्स, 5 लड़के और 2 लड़कियां। या फिर 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, मतलब 3 लड़के और 4 लड़कियां।
तो बच्चों भोली के पिता के पास 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक समस्या थी, क्या थी? फीवर यानी बुखार था, या फिर मलेरिया था, या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, या फिर अधिक भोजन के कारण वह पलटी कर रहा था, या मल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण था। तो बच्चों ट्रिकी की जो मूल समस्या थी वो क्या थी? वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब अधिक भोजन के कारण उसका क्या था? पलटी करने की समस्या थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन द स्टोरी, मतलब कहानी में, द नेकलेस, मतलब नेकलेस वाली जो कहानी है, द नेकलेस दैट वाज लास्ट वाज, जो हार खो गया था वो था, किसका था? ए नेकलेस ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का हार था, या ए नेकलेस ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी का हार था, या फिर ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, मतलब एक सच्चे हीरे का नेकलेस था, हार था, या फिर ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मतलब एक बनावटी हीरे का हार था। तो बच्चों क्या था? ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स था, यानी बनावटी हीरों का हार था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो खोया था उस हार की बात हो रही। इस प्रकार से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यहाँ से अब हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन बी, यानी कि लिखने वाले प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वंस ए पुअर वुमन केम टू द बुद्धा, एक बार एक गरीब महिला बुद्ध के पास आई। टू आस्क हिम, उनसे पूछने के लिए कहते हुए, वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, कि क्या वह उसे कोई दवा दे सकते थे जो उनके मृत बच्चे को जीवित कर सके। द हॉली मैन टोल्ड हर, उस पवित्र व्यक्ति ने उसे बताया, दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, कि केवल एक दवा थी, व्हिच कुड रिवाइव हर सन, जो उसके बेटे को जीवित कर सकती थी। ही बेड हर ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उन्होंने उससे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए कहा। फ्रॉम ये हाउस, एक ऐसे घर से, व्हेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, जहाँ पर मृत्यु कभी भी ना हुई हो। द सारोफुल मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वह दुखी माँ एक घर से दूसरे घर तक गई, मतलब प्रत्येक दरवाजे पर गई। सीकिंग द मस्टर्ड सीड, उस सरसों के दाने को खोजते हुए। बट एवरी डोर सी मेट विद सैड रिप्लाईज, लेकिन प्रत्येक दरवाजे पर वह कुछ दुखी भावों उत्तरों के साथ में मिली। वन सेड, एक ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खो दिया है। अनदर सेड, दूसरे ने कहा, आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, हमारा सबसे छोटा बच्चा पिछले साल मर गया है। सी रिटर्न विद ए हैवी हार्ट टू द बुद्धा, वह एक भारी दिल के साथ बुद्ध के पास वापस आई। हु टोल्ड हर टेंडरली, जिन्होंने उसे बहुत कोमल आवाज में बताया, बहुत विनम्रता पूर्वक बताया, दैट सी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर आउन ग्रेव, कि उसे अपने खुद के दुख के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। सिंस सारो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि दुख और मृत्यु सबके लिए समान है, इसलिए उसे अपने दुख के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्धा,
वो गरीब महिला बुद्ध के पास क्यों गई थी भैया? काहे गई थी गरीब महिला उस भगवान बुद्ध के पास में? तो द पुअर वोमेन वेंट टू द बुद्धा टू आस्क हिम। वो गरीब महिला बुद्ध के पास उनसे पूछने के लिए गई थी, मांगने के लिए गई थी, फॉर मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। उनसे अपने मृत बेटे के जीवन में वापस लाने के लिए दवा की मांग करने के लिए गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें? बी वाला। इसमें बी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वोमेन टू डू? बुद्ध ने उस महिला से क्या करने के लिए कहा? तो द बुद्ध आस्क द वोमेन, बुद्ध ने महिला से कहा टू ब्रिंग ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस, एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए, व्हेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, जहां पर मृत्यु कभी ना हुई हो। इसके बाद में अब देखते हैं इसमें सी वाला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसमें सी वाला कह रहा है, व्हाट वियर द सैड रिप्लाईज, क्या दुखद उत्तर थे, दैट पीपुल गेव हर, जो लोगों ने उसे दिया था। तो क्या कहा था? पीपुल गेव हर सैड रिप्लाईज, लोगों ने उसे दुखद उत्तर दिया था। सच एज, जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खो दिया है। एंड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, और हमारा सबसे छोटा बेटा अभी पिछले साल मर गया है। इंडिकेटिंग, ये निर्देश देते हुए, दैट डेथ हैड विजिटेड दियर हाउस होल्ड्स, कि मृत्यु उनके घरों में भी आई थी। डी वाले में क्या कह रहा है बच्चों? डी वाले में कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। सॉफ्टली मतलब विनम्रता पूर्वक, कोमलता पूर्वक, इस शब्द का सिनोनिम्स पैसेज में कौन सा है? तो द वर्ड टेंडरली, कौन सा शब्द है? टेंडरली है। टेंडरली है यानी विनम्रता पूर्वक, जिसका अर्थ सॉफ्टली होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, 2 नंबर क्या कह रहा है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से, यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब जहाँ पर आप छुट्टी के दिनों में जाना चाहते थे। तो आंसर में देखिए, 226 जानकीपुरम, लखनऊ यूपी, डेट 4/10/2025। अब ये अपना पता हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 4/10/2025 का डेट जो मैं डाले था मैंने, वो बच्चों उसी दिन पढ़ाना था लेकिन नहीं पढ़ा पाए थे। तो चलो आज देख लेते हैं। डियर फ्रेंड, मतलब आपको जो परीक्षा वाला दिन है वही डालना है। प्रिय मित्र, होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मतलब आशा करता हूँ कि ये पत्र आपको अच्छे समय पर मिला होगा, अच्छे से मिला होगा। विद समर वैकेशन जस्ट अराउंड द कॉर्नर, समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टी एकदम से आने वाली है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ हाउ एव्यूसम इट वुड बी, मैं सोच रहा था कि कितना अद्भुत होगा, इफ़ वी कुड स्पेंड सम टाइम टुगेदर, यदि हम सभी कुछ समय एक साथ बिता सकें। आई हैव गॉट ए टन ऑफ प्लान्स, मैंने बहुत सारे योजनाएं एंड एक्टिविटीज़ लाइंड अप, और क्रियाकलापों की योजनाएं बना रखी हैं। मैंने पहले से ही बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, इट वुड बी फैंटास्टिक, ये बहुत अद्भुत होगा, बहुत अच्छा होगा, इफ़ यू कुड ज्वाइन मी, यदि आप मेरे साथ आ सकें। वी कुड हैंग आउट एट द बीच, हम सभी समुद्र तट पर जाएंगे। गो ऑन हाइक्स, मतलब बर्फ पर सरकेंगे। वॉच मूवीज़, फिल्म देखेंगे। और जस्ट चिल आउट एट होम, या केवल घर पर मज़े करेंगे, आनंद लेंगे। इट विल बी ए ब्लास्ट, ये एक धमाका होगा। प्लस आई रियली नीड सम क्वालिटी टाइम, और इससे अधिक मुझे कुछ और अच्छे समय की आवश्यकता है। विद माई बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे बेहतरीन मित्र के साथ। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो? आर यू अप फॉर ए फन फिल्ड समर वैकेशन विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक आनंद से भरे हुए गर्मी की छुट्टी के लिए आ रहे हो? लेट मी नो योर डेट्स, अब मुझे अपनी उस तिथि के बारे में जानकारी दीजिए। एंड वी कैन स्टार्ट मेकिंग प्लान्स, और हम सभी अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर सकते हैं।
लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। मैं आपसे वापस सुनने के लिए आगे देख रहा हूँ। योर फेथफुली, आपका वफादार मित्र XXX, यहाँ पर आपको लिख देना है। अथवा क्या करना है बच्चों, अथवा कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। टू अलाउ ए वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक। मतलब उनसे आप एक सप्ताह की अनुपस्थिति की अनुमति देने के लिए, जैसा कि आप बीमार हैं, अर्थात अपनी बीमारी के लिए एक सप्ताह की छुट्टी मांगते हुए लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर में, जैसे टू सेवा में द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय PSCIC धानेपुर गोंडा। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। डियर सर, प्रिय श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज। मैं कॉलेज से एक सप्ताह की अनुपस्थिति के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ। एज आई एम करेंटली अनवेल, जैसा कि मैं वर्तमान में बीमार हूँ, एंड अनेबल टू अटेंड क्लासेज, और कक्षाओं में उपस्थित रहने में असमर्थ हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अपनी बीमारी में, जैसे कि बुखार लिख सकते हैं, या आप डिसेंट्री लिख सकते हैं, या ऐसी कोई भी समस्या आप लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट में मैंने होता। एंड माय डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर ए वीक्स फ्यू डेज, और मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक आराम करने के लिए सुझाव दिया है। आई विल मेक श्योर, मुझे विश्वास होगा या मैं निश्चित रहूँगा, टू कैच अप ऑन एनी मिस्ड वर्क, अपने किसी भी छूटे हुए कार्य को पूरा करने का, एंड असाइनमेंट्स, और अपने कार्यों को पूरा करने का, एज सून एज आई एम फीलिंग बेटर, जैसे ही मैं अच्छा महसूस करूँगा। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड ग्रांट मी लीव फ्रॉम डेट। अब जब जिस डेट से आपको चाहिए उस डेट से, जिस डेट तक चाहिए उस डेट तक आप लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली, या फिर आप यहाँ पर योर ओबीडेंटली लिख सकते हैं, XXX लिख दीजिए, क्लास 10th लिख दीजिए, और इस तरीके से यहाँ पर आप लोग डेट इधर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट ये रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखना है ऑन ए बिजी मार्केट, एक व्यस्त बाजार पर, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, मतलब 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स में क्या है, इट्स नेम एंड डेकोरेशन, मतलब इसका नाम और साज सज्जा, गुड्स मतलब वस्तुएं, कस्टमर्स ट्रैफिक, कस्टमर्स मतलब व्यापारी, सॉरी ग्राहक, ट्रैफिक मतलब यातायात, इट्स इम्पैक्ट इसका प्रभाव, योर सजेशंस आपका सुझाव। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, और लाइक भी करते रहिएगा। क्या कह रहा है बच्चों, आई रिसेंटली विजिटेड द चांदनी चौक मार्केट, मैं हाल ही में चांदनी चौक बाजार में गया था। ए बसलिंग हब ऑफ एक्टिविटी इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के दिल में अर्थात बीचों बीच में एक जोरदार शोर शराबा था। द मार्केट वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल स्टॉल्स, ये बाजार रंग बिरंगी दुकानों से सजा हुआ था। बैनर्स मतलब बैनर लगे हुए थे, एंड स्ट्रीट लाइट्स, और गली की जो लाइटें होती हैं वो लगी हुई थी। क्रिएटिंग ए वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, एक आकर्षक वातावरण का निर्माण करते हुए इसे सजा हुआ था। वेंडर्स सोल्ड ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स, दुकानदार एक विस्तृत प्रकार के वस्तुओं को बेच रहे थे। इंक्लूडिंग फ्रेश प्रोड्यूस, जैसे कि ताज़े उत्पादन उसमें सम्मिलित करते हुए, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, हाउस होल्ड आइटम्स घरेलू वस्तुएं, एंड स्ट्रीट फूड और गली के भोजन को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। द मार्केट वॉज क्राउडेड विद कस्टमर्स, मतलब बाजार ग्राहकों से परिपूर्ण था। बार्गेनिंग एंड शॉपिंग, मतलब व्यापार और ख़रीदारी करते हुए, दुकानदारी करते हुए। क्रिएटिंग ए लिवली एंड नॉइजी इन्वायरमेंट, जो यहाँ पर एक सजीव और शोर शराबा युक्त वातावरण बना रहा था। ट्रैफिक कंजेशन
वाज ये मेजर इशू। यहाँ पर यातायात का जो जाम लग रहा था, सघनता थी, वो एक मुख्य समस्या थी। विद व्हीकल्स हॉकिंग, जिसमें वाहन अपने हॉर्न बजा रहे थे, एंड पेडेस्ट्रियंस नेविगेटिंग थ्रू नैरो लेन्स, और पैदल यात्री भी उस सकरे गलियों में चल रहे थे। द एयर वाज थिक, हवा बहुत घनी थी, मोटी थी, विद द स्मेल्स ऑफ स्ट्रीट फूड, स्पाइसेस एंड एक्सॉस्टेड फ्यूम्स, मतलब जिसमें गली के भोजन, मसाले, और इसमें कुछ परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। द मार्केट्स इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी, स्थानीय अर्थशास्त्र पर या आर्थिक व्यवस्था पर बाजार का जो प्रभाव है वह सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण था। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड गुड्स टू द कम्युनिटी, समुदाय को रोजगार और वस्तुएं प्रदान करते हुए। लोकल वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स, स्थानीय दुकानदार और विक्रेता, रिलीड ऑन द मार्केट फॉर देयर लिवलीहुड, बाजार में अपनी जीविका के लिए घूम रहे थे। व्हाइल कस्टमर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल, जबकि वहाँ पर उपस्थित ग्राहक विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का आनंद ले रहे थे, लाभ ले रहे थे। टू इम्प्रूव द मार्केट फंक्शनली, बाजार को क्रियात्मक रूप से सुधारने के लिए आई सजेस्ट बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, मैं बेहतर यातायात की व्यवस्था को चाहता हूँ, सुझाव देता हूँ। इम्प्रूव्ड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़, यहाँ पर जो कूड़ा हटाने की व्यवस्था उसमें सुधारने का। एंड इन्हेंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स, और सुरक्षात्मक परिमाप को और बढ़ाने का मैं सुझाव देता हूँ। एडिशनली, इसके अतिरिक्त द मार्केट कुड बेनिफिट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन, ये बाजार आधुनिकता से भी लाभान्वित हो सकता है। सच एज डिजिटल पेमेंट ऑप्शन, जैसे कि डिजिटल पेमेंट का विकल्प, डिजिटल भुगतान का विकल्प, एंड ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम्स, और ऑनलाइन ऑर्डर देने का भी व्यवस्था। ओवरऑल सब मिला करके चांदनी चौक मार्केट वाज ए हब ऑफ एक्टिविटी, चांदनी चौक बाजार क्रियाकलापों का एक केंद्र था। शोकेसिंग द कम्युनिटीज एनर्जी एंड इंटर्नशिप, समुदाय के, समाज के ऊर्जा और क्रियात्मकता को दिखाते हुए। विद सम इम्प्रूवमेंट्स, कुछ सुधारों के साथ, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम एन इवन मोर वाइब्रेंट, यह एक और भी अधिक आकर्षक एंड थ्रिविंग कॉमर्शियल सेंटर और महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बन सकता है। अब देखते हैं बच्चों, अथवा करके इसमें क्या कह रहा है। तो अथवा कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है ऑन ए विजिट टू ए जू, चिड़ियाघर की सैर के बारे में, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। व्हाट इज ए जू, जिसमें हिंट क्या है, चिड़ियाघर क्या है। प्लेस और लोकेशन वेयर द जू इज, वह चिड़ियाघर का स्थान जहाँ पर आप गए हुए थे। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कि जानवर, पक्षी और सरीसृप वर्ग। और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो देखते हैं बच्चों, विजिट टू ए जू का सबसे पहले हम लोग यही हेडिंग देखेंगे कि जू क्या है। ए जू इज ए प्लेस, चिड़ियाघर एक स्थान है, वेयर विल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर पब्लिक डिस्प्ले, जहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए जंगल के जानवरों को सुरक्षात्मक रूप से रखा जाता है। कंजर्वेशन, परीक्षण के, निरीक्षण के लिए, एंड एजुकेशन, और शिक्षा के लिए। द दिल्ली जू लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी, ये राजधानी शहर में दिल्ली का जो चिड़ियाघर है ये बीचों बीच में स्थित है। इज वन सच प्लेस, एक ऐसा स्थान है दैट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर, जो प्रतिवर्ष हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। आई रिसेंटली विजिटेड द जू, मैं हाल ही में चिड़ियाघर में गया। एंड वॉज अमेज्ड बाय द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और विभिन्न प्रकार के जानवरों को मैंने देखकर आश्चर्यचकित था।
बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ऑन डिस्प्ले, मतलब पक्षियों और सरीसृप वर्गों को देख करके मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। एज आई वॉक्ड थ्रू द जू, जब मैं चिड़ियाघर में से होकर चला, आई सा मैजेस्टिक लायंस, मैंने उस शक्तिशाली शेर को देखा, लेजिंग इन द सन, धूप में सूखते मतलब धूप का आनंद लेते हुए। प्लेफुल मंकीज, खेलने वाले बंदरों को देखा, स्विंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए। एंड टावरिंग जीराफ्स, और जीराफ को मतलब लंबे जीराफ को देखा, मंचिंग ऑन लीव्स, पत्तियों का आनंद लेते हुए। द बर्ड इनक्लोजर वाज होम टू कलरफुल पैरट्स, जो पक्षी विभाग था उसमें रंग बिरंगे तोते थे, पिकॉक्स मतलब मोर थे, एंड स्पैरोज और गौरैया थी, फिलिंग द एयर विद दियर स्वीट सॉन्ग्स, जो उस हवा को अपने मधुर गीतों से भर रही थी। द रेप्टाइल हाउस हैड स्नेक्स, सरीसृप वर्गों में सांप थे, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ थे, द टर्टल्स कछुआ थे, शो केसिंग द फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ स्केली क्रिएचर्स, मतलब विविध प्रकार के जीवों का एक अद्भुत संसार था, आकर्षक संसार था। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, अगला देखते हैं। द जू वॉज वेल मेंटेन्ड, चिड़ियाघर बहुत अच्छे से व्यवस्थित था। द स्पेसियस इनक्लोजर एंड क्लीन फैसिलिटीज, मतलब विविध प्रकार के विभाग थे और मतलब स्वच्छ सुविधाएं थीं। द एनिमल्स सीम्ड हेल्थी एंड हैप्पी, जानवर स्वस्थ और खुशहाल प्रतीत होते थे। एंड द जू स्टाफ वेयर नॉलेजेबल, और जो चिड़ियाघर के स्टाफ थे मतलब सदस्य थे वह ज्ञान से परिपूर्ण थे। एंड एंथुसियास्टिक अबाउट द एनिमल्स, और जानवरों के प्रति आकर्षित थे। आई आल्सो अटेंडेड ए फीडिंग सेशन, मैंने भी एक चारा डालने वाले समय को देखा। वेयर आई लर्न, जहाँ मैंने सीखा अबाउट द डाइटरी नीड्स ऑफ एनिमल, जानवरों के भोजन की आवश्यकताओं को भी समझा। ओवरऑल सब मिला करके माई विजिट टू द दिल्ली जू, दिल्ली चिड़ियाघर की मेरी सैर, वाज एन एंजॉयबल एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एक आनंददायक और शैक्षणिक अनुभव था। इट वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन, ये जंगली जीवों के कॉन्जर्वेशन मतलब क्या हुआ कि ये जंगली जीवों के सहयोग और उनके निरीक्षण मतलब सुरक्षा से संबंधित मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड एप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जब प्रकृति के सुंदरताओं को मैंने महसूस किया। आई वुड हाईली रिकमेंडेड द दिल्ली जू टू एनीवन इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जिससे मैं किसी को भी दिल्ली चिड़ियाघर में जो रुचि रखते हैं वहाँ पर जाने का सुझाव दूंगा। अब क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा। प्लीज़ लेंड मी योर बुक टुडे, कृपया आज मुझे अपनी किताब उधार दे दीजिए। तो भैया कृपया है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट में बदलेगा। मेरे मित्र ने मुझसे निवेदन किया, टू लेंड हिम माई बुक दैट डे, उस दिन मुझे उसे अपनी किताब देने का रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। बी नंबर क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव में बदलिए। सी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वाज हो जाएगा, हेल्प बाई हर, आई वाज हेल्प बाई हर, मैं उसके द्वारा मदद किया गया। इसके बाद में सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए वाक्य को पंक्चुएट कीजिए, मतलब उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मोहन सेड टू सोहन
डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? मोहन ने सोहन से कहा कि क्या तुम जानते हो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है? तो मोहन का यम कैपिटल में कर दीजिए और सोहन का यस कैपिटल में कर दीजिए। मोहन सेड टू सोहन के बाद में कामा और इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, डू का डी कैपिटल लेटर में, फिर यू नो दैट लखनऊ का यल कैपिटल लेटर में इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपका ये वाला बन गया। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं डी वाला, यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या कह रहा है? अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में अनुवाद करने को कह रहा है। और क्या कह रहा है बच्चों? एक मिनट भैया, क्या हो रहा है? एक मिनट यार, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, बस तुरंत। हाँ देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। भारत एक विकासशील देश है। क्या कहा? भारत एक विकासशील देश है, मतलब इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकासशील देश है। फिर कहा गया यह तेजी से उन्नति कर रहा है। तो इट इज़ प्रोग्रेसिंग, मतलब ये उन्नति कर रहा है रैपिडली, मतलब शीघ्रता से। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड प्राइजेज आर मेजर प्रॉब्लम्स। फिर क्या कहा? इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। बाई कंट्रोलिंग दीज आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट, मतलब इन्हें व्यवस्थित करके हमारा देश महान बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप 30 से 40 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली? डाकिया दिल से क्यों हंसा? खूब खुल के क्यों हंसा भैया? तो द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली, मतलब डाकिया दिल से हंसा, बिकॉज, क्योंकि ही हैड ए लेटर, उसके पास एक पत्र था, एड्रेस टू गॉड, भगवान के संबोधित करके, फ्रॉम ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति से, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद की मांग करते हुए। क्योंकि उसके पास एक गरीब व्यक्ति से भगवान के को संबोधित करके मदद मांगते हुए एक पत्र था। द पोस्टमैन फाउंड इट अम्यूजिंग, मतलब डाकिया ने इसे आनंददायक पाया। एंड दैट द पुअर मैन हैड रिटन टू गॉड, कि उस गरीब ने भगवान को लिखा था। हाईलाइटिंग द मैन्स फैथ एंड इनोसेंस, उस व्यक्ति के भोलेपन और मतलब भरोसे को प्रदर्शित करते हुए। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना। व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा? गोवा के बेकरों की मुख्य तैयारियां क्या होती थी? गोवन बेकर्स आल्सो नोन एज पैडर, गोवा के बेकर जो पैडर के नाम से भी जाने जाते हैं, आर रिनोड फॉर दियर ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग स्किल्स, अपने पारंपरिक ब्रेड बनाने की कुशलताओं से प्रसिद्ध हैं। which were introduced by the Portuguese, जो पुर्तगालियों के द्वारा जिनकी पहचान शुरू हुई थी। The bakers typically start their day early, बेकर्स यानी बेकर विशेष रूप से अपने दिन की शुरुआत करते थे। कैसे करते थे? प्रिपेयरिंग डफ एंड बेकिंग ब्रेड, मतलब आटे को तैयार करते हुए और ब्रेड का बनाते हुए, इन ए वुड फायर्ड ओवेंस, एक आग से बनी हुई भट्ठियों में, which gives the bread its unique flavor and texture, जो ब्रेड को एक अद्भुत स्वाद और खुशबू प्रदान करती थी। बी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए लेंचो की टिप्पणी क्या थी? तो लेंचो द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, लेंचो जो इस कहानी का मुख्य नायक है, कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रोक्स, ने डाक विभाग के कर्मचारियों को बेईमानों का एक समूह कहा। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दे हैड टेकन द मनी, कि उन्होंने रुपए उसके चुरा लिए थे, दैट गॉड हैड सेंट हिम, जो भगवान ने उसे भेजा था। लीविंग ओनली 70 पेजेस इंस्टेड ऑफ द 100 पेजेस
ही वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब केवल 70 पेजेस को छोड़ करके, जो कि वो 100 पेजेस की आशा करता था, उन्होंने उसके 30 पेजेस को चुरा लिया था। अब देखते हैं बच्चों अगला क्या कह रहा है। अथवा कह रहा है, अथवा में कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गाट इनटू द बस। बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया। आफ्टर वल्ली गाट इनटू द बस, वल्ली बस में चढ़ने के बाद, सी स्टूड इन द फ्रंट, वह सामने खड़ी हो गई, नियर द ड्राइवर, ड्राइवर के पास, होल्डिंग ऑन टू ए स्मॉल विंडो, एक छोटी सी खिड़की को पकड़े हुए, खिड़की के निचले हिस्से को पकड़े हुए, लेज मतलब चट्टान होता है या निचला हिस्सा। सी आल्सो आस्क्ड द कंडक्टर अबाउट द फेयर, उसने कंडक्टर से किराए के बारे में भी पूछा, एंड पेड फॉर हर टिकट, और अपने टिकट के लिए भुगतान किया। शोइंग हर एक्साइटमेंट एंड इगरनेस, अपनी उत्सुकता को दिखाते हुए, टू एक्सपीरियंस द जर्नी, उस यात्रा के लिए, अनुभव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए भैया देखते हैं क्या है। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने, बस परिचालक ने वल्ली का स्वागत कैसे किया। तो द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली विद ए स्माइल, बस कंडक्टर ने वल्ली का स्वागत एक मुस्कान के साथ किया, एंड ए फ्रेंडली टोन, और एक मित्रवत लय में किया। ही वॉज एम्यूज्ड बाई हर क्यूरियसिटी, वो उसकी जिज्ञासा से बहुत अधिक प्रसन्न था, एंड एंथुसियाज्म, और आकर्षण से बहुत अधिक उत्सुक था। व्हेन वल्ली आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, जब वल्ली ने उससे प्रश्न पूछे, ही आंसर्ड हर इन ए जोवियल मैनर, वो उसे मतलब मजाकपूर्ण तरीके से उत्तर देता था, एड्रेसिंग हर एज मैडम, उसे मैडम के रूप में कहते हुए, एंड शोविंग एप्रिसिएशन फॉर हर ईगरनेस टू ट्रेवल एलॉन, और उसके अकेले यात्रा करने की उत्सुकता के प्रति वो प्रशंसा दिखा रहा था। हिज डिमीनर पुट वल्ली एट ईज, उसके ऐसे व्यवहार ने वल्ली को थोड़ा आराम प्रदान किया। मेकिंग हर फील कंफर्टेबल, उसे आराम महसूस कराया, एंड वेलकम्ड ऑन द बस, और बस में उसका स्वागत कराया। अच्छा, दो करना था, दो है, दो में से कोई एक करना है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल, लेखक कुर्ग और इसके लोगों के बारे में क्या कहता है। चलो देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो द राइटर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज ए पिक्चरेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, लेखक कुर्ग को एक महत्वपूर्ण, कर्नाटक के एक महत्वपूर्ण जिले के रूप में वर्णन करता है। नोन फॉर इट्स रोलिंग हिल्स, जो अपने ढलानदार पर्वतों के लिए, पहाड़ियों के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों के लिए, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कहवा रोपड़ के लिए जाना जाता है। द पीपुल ऑफ कुर्ग आर पोर्ट्रेड एज ब्रेव, कुर्ग के लोगों का को एक बहादुर के रूप में दर्शाया गया। हॉस्पिटेबल मतलब सभ्य, एंड फियर्सली इंडिपेंडेंट, और अत्यधिक स्वतंत्र रूप में दर्शाया गया है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड एंड ट्रेडिशन, उनके पास एक मतलब गर्व और परंपरा की एक मजबूत समझ है। विद ए रिच कल्चरल हेरिटेज, एक संपन्न सांस्कृतिक विरासत के साथ। द राइटर आल्सो मेंशंस, लेखक ये भी सम्मिलित करता है, दैट द कुर्गीज आर नोन फॉर दियर मार्शियल प्राउज, कि जो कुर्गी हैं वो अपने लड़ाकू तौर तरीकों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। एंड आर रिनोड, और प्रसिद्ध हैं, फॉर दियर ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। द डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो होम टू द कोडाऊज, ये जिला कुर्गियों का घर के रूप में भी वर्णन किया गया है। एक कम्युनिटी नोन फॉर दियर यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन, एक ऐसा समुदाय जो अपने अद्भुत संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। ओवरऑल द राइटर प्रेजेंट्स, मतलब कुल मिलाकर के लेखक प्रस्तुत करता है कुर्ग एंड इट्स पीपल को, मतलब कुर्ग और इसके लोगों को, एज यूनिक एंड फैसिनेटिंग, मतलब एक अद्वितीय और आकर्षित
के रूप में विद ए रिच कल्चरल आइडेंटिटी, जिनके पास एक संपन्न सांस्कृतिक पहचान है। अथवा अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम, ये कविता किसने लिखी है? डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो वाली कविता किसने लिखी है? और व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू दिस पोएम, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए और जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिए। The poem Dust of Snow was composed by the renowned American poet Robert Frost. ये डस्ट ऑफ स्नो की कविता एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखा गया है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता से फ्रस्ट कन्वेज ए पावरफुल मैसेज, फ्रस्ट एक शक्तिशाली संदेश देना चाहते हैं अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, प्रकृति के परिवर्तनकारी शक्तियों को, सत्ता को बताना चाहते हैं। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स, और एक छोटे से जो एकदम से महत्वहीन क्षण प्रतीत होता है उसके महत्व को बताने का इन्होंने प्रयास किया है। अथवा और इसमें अभी है द पोएम टेल्स द स्टोरी, कविता ये कहानी बताती है ऑफ हाउ ये क्रो शेकिंग स्नो डस्ट, कि किस प्रकार से एक कौवा बर्फ के कणों को गिराता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, ऑन टू द पोएट, कवि के ऊपर। चेंज हिज मूड फ्रॉम सारो टू जॉय, जो उसके दुख से प्रसन्नता के भाव में बदल देता है। सिंबलाइजिंग, ये दर्शाते हुए, प्रतीक देते हुए, नेचर्स एबिलिटी टू हील एंड अपलिफ्ट अस, मतलब प्रकृति के गुणों को, क्षमता को, जो हमारा उपचार कर सकती है और हमें ऊपर उठा सकती है। फर्स्ट हाईलाइट्स दैट, फर्स्ट ये प्रदर्शित करते हैं कि इवन ट्रिवियल इवेंट्स की, संकटपूर्ण समय में भी, स्पेशली दोज उन कनेक्टेड टू नेचर, उनके लिए जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, कैन ग्रेटली इम्पैक्ट आवर माइंडसेट एंड इमोशंस, मतलब हमारे दिमाग पर और भावों पर एक महान प्रभाव हो सकता है। अथवा बच्चों 4 लाइन की कविता लिखना है, वही चीज़ है क्वेश्चन में, चाहे उसे लिखो चाहे ये लिखो। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस में दिए गए किसी भी कविता का 4 लाइन लिखो, लेकिन ध्यान रखना है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में दिए गए पंक्तियों को कॉपी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी एक कविता का आप सेंट्रल आइडिया लिखिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में। पहला है अमांडा, दूसरा डस्ट ऑफ स्नो, तीसरा ये टाइगर इन द जू। देखते हैं हम लोग अमांडा का पोएम और अमांडा पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा, अमांडा कविता का केंद्रीय भाव रिवॉल्व, मतलब घूमता है, चक्कर लगाता है, अराउंड द थीम ऑफ ए चाइल्ड्स डिजायर, एक बच्चे की इच्छा के चारों ओर, आप फॉर फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के लिए इच्छा कर रहा है, एंड इंडिविजुअलिटी, और व्यक्तिगतता या कह सकते हैं कि एकांतता के लिए इच्छा कर रहा है। द पोएम पोर्ट्रेस अमांडा, ये कविता अमांडा का चित्रण करती है, ए यंग गर्ल, जो कि एक छोटी सी लड़की है, बीइंग कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड, जिसे बार बार या निरंतर निर्देश दिया जाता है, एंड नैग्ड बाई हर पेरेंट्स, और उसके माता पिता के द्वारा परेशान किया जाता है, लीडिंग टू हर स्केपिस्ट फैंटासीज, जो उसके बचने की या भागने की कल्पनाओं को प्रदर्शित करता है, एंड लॉकिंग फॉर ऑटोनॉमी, और एकात्मकता का या कह सकते हैं मतलब एकाधिकार का नेतृत्व करने का उसे भाव देता है। इट हाईलाइट्स द जनरेशन गैप, ये पीढ़ी के अंतर को दर्शाता है, एंड स्ट्रगल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, और स्वयं के भाव और अपनी पहचान के लिए संघर्ष को दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। तो चलिए दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें, ए हाउ डिड एम्मी लॉयजल रिएक्ट, श्रीमती लॉयजल ने कैसा प्रतिक्रिया दी, व्हेन हर हस्बैंड शोड हर एन इनविटेशन कार्ड ऑफ ए पार्टी,
जब उनके पति ने उन्हें अब एक पार्टी से आमंत्रण पत्र दिखाया एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मंत्री के आवास के पार्टी का एक पत्र दिखाया। एमएमई लाइजल रिएक्टेड विद डिस्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। एमएमई लाइजल ने या श्रीमती लाइजल ने दुख और निराशा के साथ प्रतिक्रिया दी। व्हेन हर हस्बैंड शोड हर द इनविटेशन कार्ड, जब उसके पति ने उसे आमंत्रण पत्र दिखाया। सी वॉज अनहैप्पी, वह नाराज थी, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट, वह महसूस करती थी कि सी हैड नथिंग सुटेबल टू वेयर टू द पार्टी, कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी अच्छा या उचित नहीं था। एंड सी डिडेंट वांट टू अटेंड लुकिंग पुअर एमंग द वेल्थी गेस्ट, और वह उन अमीर मेहमानों के बीच में अच्छा नहीं दिख सकती थी, हमेशा गरीब ही दिख सकती थी। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, कौन सा उपचार डॉक्टर ने ट्रिकी के लिए किया था? तो द डॉक्टर जेम्स हैरियट, मतलब डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर जेम हैरियट थे। ट्रीटेड ट्रिकी, उन्होंने ट्रिकी का व्यवहार मतलब उपचार किया था। कैसे? द ओवरवेट एंड पैम्पर्ड पेकिनीज डॉग, मतलब जो अधिक भार और ज़्यादा थुलथुल सा वो कुत्ता था, उसके लिए बाई पुटिंग हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, उसे एक कठोर भोजन की नियमावली पर रखते हुए, एंड एक्सरसाइज रेजिम, और क्या व्यायाम के नियमों पर रखते हुए। द डॉक्टर आल्सो रिकमेंडेड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर ने उसे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम कराया। एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, और उसे घर के बाहर की क्रियाकलाप अर्थात दौड़ाया घुमाया। टू हेल्प ट्रिकी लूज वेट एंड रिगेन हिज हेल्थ, जिसने ट्रिकी को उसके पुनः भार कम करने में और उसके स्वास्थ्य को पुनः पाने में उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का बच्चों, 10वां नंबर कह रहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक शब्द प्रश्न का उत्तर आप 40 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, भोली अपने प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल कैसे ले जाई गई? तो चलो भैया देखते हैं कैसे ले जाई गई। भोली ए यंग गर्ल फ्रॉम ए रूरल विलेज, भोली एक छोटी लड़की जो कि एक पिछड़े हुए गांव से थी। वाज टेकन टू स्कूल बाई हर फादर, रामलाल, अपने पिता रामलाल के द्वारा स्कूल ले जाई गई। एंड हर एल्डर सिस्टर, और उसकी बड़ी बहन के द्वारा। दे एकम्पनीड हर टू द स्कूल, वे उसके साथ स्कूल तक गए थे। which was a new and intimidating experience for her, जो उसके लिए एक नया और विस्मयकारी अनुभव था। भोली was initially hesitant and scared, भोली प्रारंभिक रूप से या शुरुआत से ही हिचकिचाने वाली थी, हकलाने वाली थी, और कैसी थी? दाग उसके शरीर पर थे। बट विद द सपोर्ट ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से सी मस्टर्ड द करेज टू अटेंड स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने साहस को वह जुटा सकी थी। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी वाला कह रहा है इसमें कि व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों लौटा? इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, अनिल के रुपए को चुरा लेने के बाद भी क्यों लौटा था? तो चलिए देख लेते हैं। हरी सिंह द यंग थीफ, हरी सिंह जो छोटा चोर था, रिटर्न टू अनिल, अनिल के पास वापस लौटा। इवन आफ्टर स्टीलिंग हिज मनी, उसके रुपए चुरा लेने के बाद भी वो अनिल के पास वापस लौटा। बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, उसे शिक्षा के मूल्य के बारे में वो जान चुका था। एंड द काइंडनेस अनिल हैड शोन हिम, और उस दया के बारे में भी जान चुका था जो अनिल ने उसके लिए दिखाया था, उसके बारे में भी वो जान चुका था। अनिल्स जेनरसिटी एंड ट्रस्ट इन हिम, अनिल के उदारता और उसमें जो उसके भरोसा था, उसने हैड टच्ड हरीज हर्ट, हरी के दिल को छू लिया था। मेकिंग हिम फील गिल्टी, उसे जो अपराध का
यह दोष का एहसास करा रहा था अबाउट स्टीलिंग फ्रॉम हिम, उसके पास से चोरी करने के बारे में। मोर एवर, इससे भी अधिक, हरी वांटेड टू लर्न हाउ टू राइट एंड रीड, हरी सीखना चाहता था कि पढ़ना लिखना सीखना चाहता था। एंड ही न्यू, और वो जानता था अनिल को टीच हिम, कि अनिल उसे पढ़ा सकता था, सिखा सकता था। ही डिसाइडेड टू रिटर्न, उसने लौटने का निर्णय किया। एंड वर्क फॉर अनिल, और अनिल के लिए कार्य करने का निर्णय किया। होपिंग टू स्टार्ट ए न्यू एंड बिल्ड ए बेटर फ्यूचर, मतलब एक नया और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने की आशा, शुरुआत करने की आशा के साथ वो वापस लौटा था। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने 6वां मॉडल पेपर भी कर लिया है। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका एक एक सुझाव, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।